मेरे सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिए। इन कहानियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें सुन सकें। और कहानी के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। केवल तारीफ ही नहीं, मुझे मेरी कमियों के बारे में भी बताइए जिससे मैं आगे अपनी गलतियों को सुधार सकूं। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे नई पोस्ट के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर कहानियों के संसार में गोता लगाते हैं। आज मैं आपको कहानियों के इस खूबसूरत संसार से मालती जोशी जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसका शीर्षक है सपने। चलिए शुरू करते हैं। रिंकी इन दिनों बहुत सपने देखने लगी है। किसी सपने में वह शहनाई से गूंजते एक तोरण सजे द्वार तक पहुंचती है। अपने मेहंदी रचे हाथों में जयमाला ऊपर उठाए हुए देखती है। सहरे के पीछे झांकता चेहरा उसे चौंका जाता है। कभी वह सितारों की सीढ़ियां चढ़कर परी लोक पहुंच जाती है। परी रानी उसकी भेंट राजकुमार से कराती है। राजकुमार जैसे ही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है, वह चौंक उठती है। कभी वह सपने में तीज का व्रत रख लेती है। दिन भर निराहार रहने के बाद रात को धूमधाम से शिव पार्वती का पूजन करती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर गौरा महादेवी एकदम प्रकट होकर कहती हैं, मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। लेकिन मैया, यह सांवरा नहीं है, वह कहती और अपने कहे पर खुद ही लज्जित हो जाती। दीपक अंकल क्यों अनचाहे उसके हर सपने में चले आते हैं और उसे चौंका जाते हैं। रिंकी उसी दहलीज पर खड़ी थी जहां से लड़कियां सपने देखना शुरू करती हैं। इस मोड़ पर आकर उसने पहली शादी देखी है नीलू मौसी की, और तब से दूल्हे का बांका सजीला रूप उसकी आंखों में बस गया है। यूं शादियां तो उसने पहले भी बहुत देखी हैं। इतना बड़ा परिवार है, साल में एक आध शादी तो निकल ही आती है। पापा चाहे जाएं न जाएं, मम्मी को तो हर शादी में शिरकत करनी ही होती है। और मम्मी की छाया बनी रिंकी भी हर बार साथ में होती ही है। पहले वह मम्मी के बिना नहीं रह पाती थी, अब मम्मी उसे घर पर अकेला नहीं छोड़ती। बचपन में इन शादियों का मतलब होता था नए कपड़े, स्कूल से छुट्टी, रेलगाड़ी का सफ़र और नई नई सहेलियाँ। उसके बाद आई एक उम्र जब उसे सिर्फ दुल्हन में दिलचस्पी होती थी। नई नकोर बनारसी साड़ी में लिपटी, गहनों से लदी फदी, लाज की गठरी बनी दुल्हनें उसके लिए ईर्ष्या और कौतूहल का विषय होती थीं। ताज़ी रची मेहंदी की, उपटन की, कच्ची हल्दी की सुगंध उसे मोहविष्ट कर देती थी। अच्छी खासी जानी पहचानी सूरत भी उस परिवेश में नई सी लग उठती थी। उन दिनों उसका प्रयास यही होता था कि वह भरसक दुल्हन से चिपकी रहे। इस बात पर कई बार उसने पंडित पुरोहितों की झिड़की भी खाई है, फोटोग्राफर्स की अवमानना भी सही है, पर वह हर कीमत पर दुल्हन का सामीप्य सुख लूटने को तत्पर रहती। उस उत्सव मूर्ति के पास बैठकर वह स्वयं भी जैसे महत्वपूर्ण हो जाती। लाज का घूंघट हटाकर यदि दुल्हन एकाध बार दूल्हे को देख लेती या दूल्हा शरारतन दुल्हन की उंगली चुपके से दबा देता तो वह ऐसे आह्लादित हो उठती जैसे कोई रहस्य पा लिया हो। मंडप में बैठी और लड़कियां तब तक यह बात नहीं पहुंच जाती उसके मन में सुगबुगाहट होती रहती। सुनने के बाद सहेलियां उसे ऐसी ईर्ष्या भरी नजरों से देखती कि वह फूल कर कुप्पा हो जाती थी। अब वह बचकानी उम्र भी पीछे छूट गई है। नीलू मौसी की शादी में उसने पहली बार जाना कि दूल्हा भी देखने की चीज होता है। इस बार दुल्हन से चिपके रहने का जिम्मा रिश्ते की दूसरी लड़कियों ने ले लिया था। वह तो औरतों की भीड़ में खड़ी निर्निमेष जयमाला की रस्म देखती रही,
दूल्हे का सजीला रूप उसकी आंखों को बांध गया था। उसके पास भी यह चर्चा हो रही थी। विमला मौसी कह रही थी, भैया ठीक ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ऐसा सुंदर लड़का ढूंढा है जैसा आज तक बिरादरी में किसी के दरवाजे ना आया होगा। अपनी नीलू भी तो चांद का टुकड़ा है, मम्मी ने कहा। होगी, पर लड़के के सामने कुछ नहीं है, शर्मा आंटी ने कहा तो मम्मी और बिमला मौसी मुंह बिचकाकर चुप हो गई। लो, अब इसमें बुरा मानने की क्या बात थी? शर्मा आंटी ठीक ही तो कह रही थीं। नीलू मौसी अपने में ऐसी क्या है? 90 रुपए का मेकअप करवा कर आई है, ऐसे तो कोई भी सुंदर लग सकता है। बेबी जरा रास्ते से हटो तो, किसी ने कहा और वह चौंक पड़ी। जयमाला कार्यक्रम संपन्न हो चुका था और दूल्हा दुल्हन अपनी सिंहासन नुमा कुर्सियों पर विराज चुके थे। मेहमान भी बैठते जा रहे थे और अब उन्हें शरबत दिया जा रहा था। जा तो मौसी को मौसा जी को ठंडा दिया, मम्मी ने उसके हाथ में खूबसूरत ट्रे पकड़ाते हुए कहा तो वह हुलस उठी। किसी तरह अपनी साड़ी संभालते हुए वह उन तक पहुंची और बड़ी अदा से ट्रे सामने करते हुए कहा, लीजिए। दूल्हे राजा उसे देखते ही रह गए। भाई नीलू, हमें तो बताया गया था कि हमारी कोई छोटी साली साहिबा है ही नहीं। यह साली नहीं है आपकी, मेरी बहन की बिटिया है रिंकी। साड़ी पहन ली है ना आज, इसलिए बहुत बड़ी लग रही है। रिंकी को इतना ताव आया। अजीब है ये नीलू मौसी भी, अभी अभी शादी हुई है और चपड़ चपड़ किए जा रही हैं। 5 मिनट चुप नहीं बैठ सकती? अभी सबके सामने मैं इन्हें पप्पी मौसी कह दूं तो? हेलो रिंकी जी, मेरा नाम सुप्रिया है, उसने सख्त लहजे में कहा। सुप्रिया? वाह, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह ही खूबसूरत है। इतनी प्यारी बात का वह भरपूर आनंद भी न ले पाई थी कि उपहार देने वालों का एक रेला सा उस पर टूट पड़ा। पुनीता और दीपा कागज कलम लेकर मौसी की बगल में बैठी हुई थी। उन्होंने पुकारा, आजा रिंकी। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। दुल्हन के पास बैठने का लालच है ना, चली है मुंशीगिरी करने, अपने पास ऐसे फालतू कामों के लिए समय नहीं है। फेरों का कार्यक्रम बहुत जल्दी ही निपट गया था। फिर खाने का दौर शुरू हुआ। इस बीच सब लोग कपड़े बदलकर आ गए थे। उसने मम्मी की मोरपंखी बनारसी साड़ी पहननी चाहिए थी, पर मम्मी ने डपट दिया था। अब पहन तो ली ना इतनी देर तक, अब अपनी सलवार कमीज पहन ले। खाते समय साड़ी संभालेगी कि प्लेटें? कुछ गिराए बिना तो तुम कुछ खा ही नहीं सकती, साड़ी का तो सत्यानाश हो जाएगा। मम्मी का भाषण बंद करने का एक ही उपाय था कि चुपचाप सलवार कमीज पहन लेना। बुझे बुझे मन से वह बाहर आई, अपनी प्लेट लेकर एक ओर खड़ी हो गई। हेलो सुप्रिया। सुगंध का एक झोंका उसे सराबोर कर गया। चौंक कर सिर उठाया और ठगी सी रह गई। अभी कुछ देर पहले किसी रियासत के राजकुमार लग रहे थे, अब जैसे इंग्लैंड से चले आ रहे थे। इतनी जल्दी भूल गई? नहीं तो, उसने शर्मा कर कहा, पर अभी अभी आपको जोधपुरी स्टाइल में साफा बांधे देखा था ना, इसी से। अरे भाई, जब शादी की है तो उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, थोड़ी देर को तो कार्टून बनना ही पड़ता है। नहीं, उसने शर्मीले अंदाज में कहा, बल्कि मुझे तो आप उस ड्रेस में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, एकदम राजकुमार हों जैसे। सच? उन्होंने आंखें नचाकर कहा। तब तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि राजकुमार बनने का यह मौका बार बार नहीं आएगा। क्यों? सरकार बड़ी दुष्ट है ना, एक से ज़्यादा शादी नहीं करने देती। तभी उनके दोस्तों का एक हुजूम वहाँ आ गया। खूबसूरत साली से अकेले अकेले बातें कर रहे हो, हमसे नहीं मिलवाओगे? वह शर्मा कर वहाँ से खिसक गई, पर उसने देख लिया कि रेखा, पुनीता, दीपा, अनु उसे सब घूरे जा रही थीं। ईर्ष्या से जलमरी होंगी सबकी सब। दूल्हे राजा के साथ इतनी देर तक बात करने का सौभाग्य हर किसी को नसीब थोड़े ही होता है। दूसरे दिन विदा के समय जब लोग टपर टपर रोए जा रहे थे, रिंकी हैरान थी। औरों का तो ठीक है, पर नीलू मौसी को क्या हुआ? इतना राजकुमार सा दूल्हा पाकर भी भला कोई रोता है? अच्छा सुप्रिया, फिर मिलेंगे।
चलते समय अंकल ने हाथ मिलाते हुए कहा तो वह खुशी से खिल उठी थी, इतनी कि बाद में मम्मी ने डांट लगाई थी। रोना ना आए तो ना सही, पर विदा के समय इस तरह दांत निपोरना अच्छा लगता है। रिंकी तब से ही सपने देखने लगी है। उसका हर सपना एक ही बिंदु पर जाकर समाप्त होता है। उसकी सारी संवेदनाएं अंत में आकर एक ही व्यक्ति से जुड़ जाती हैं, और वह व्यक्ति है, वह बिंदु है दीपक अंकल। हर सपना देखने के बाद वह चौंक जाती है और शर्म से भर उठती है। कल सुबह झेलम से तेरी नीलू मौसी आ रही हैं। सच? रिंकी एकदम किलक उठी। बस्ता फेंककर माँ से लिपटते हुए उसने पूछा, अंकल भी आएंगे? हाँ, और साथ में छोटी गुड़िया भी। अरे हाँ, गुड़िया की बात तो रिंकी भूल ही गई थी। दिन भर बड़ी बेचैनी से कटा। रात ठीक से नींद भी नहीं आई। देर से सोने के बावजूद वह सुबह 6 बजे उठ आई थी, पर उसने स्कूल गोल कर दिया और स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई। लंबे प्रतीक्षा के बाद ट्रेन आई। पल भर को उसकी उत्सुकता निराशा में बदल गई। वह लेने आई थी किसी सजीले बांके राजकुमार को, पर ट्रेन से जो उतरा वह तो एक दुनियादार किस्म का साधारण सा आदमी था। अंकल कैसे लगने लगे हैं ना मम्मी? मौका मिलते ही उसने फुसफुसाकर कह दिया। कैसे क्या, अच्छे तो हैं। 22 घंटे का सफ़र तय करके आ रहे हैं बेचारे। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रिंकी ने सोचा। थकी मांदी तो नीलू मौसी भी हैं, पर वह ताज़े गुलाब की सी खिली खिली क्यों लग रही हैं। अंकल के चेहरे पर जो एक कशिश थी वह कहाँ चली गई, या कि वह बात कभी थी ही नहीं, मात्र मेरा भ्रम था। मम्मी तो नीलम और गुड़िया को लेकर व्यस्त हो गईं। अंकल के मनोरंजन का भार आ पड़ा रिंकी पर। पापा ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था, देखो 8 दिन की छुट्टी लेकर मैं घर बैठने से रहा, संडे को कहोगी तो घुमा लाऊंगा। तो बस अब रिंकी है कि अंकल को चाय दे रही है, बगीचा दिखा रही है, लाइब्रेरी ले जा रही है, शॉपिंग करवा रही है, बचे हुए समय में रमी और कैरम खेल रही है। इस सेवा के एवज में अंकल ने उसे साइकिल और शतरंज सिखाने का वादा किया है, और वे उसे सिखा रहे हैं। शुरू शुरू में तो सारा कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था, पर शीघ्र ही उसे ऊब सी होने लगी। एक अनाम दहशत सी उसके मन में भर गई। पता नहीं क्यों उसे लगा कि अंकल ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होते जा रहे हैं। चाय की प्याली लेते हुए वे अक्सर बेवजह ही उसकी उंगली मरोड़ देते। साइकिल चलाना सिखाते हुए कुछ ज़्यादा ही आज़ादी ले रहे थे। जानते हैं कि अब वह रिंकी नहीं रही, सुप्रिया है। फिर भी बात बात पर गाल मसल देना या पीठ पर धौल जमाना उनकी आदत में शुमार हो गया था। उस दिन पिक्चर हॉल में तो हद हो गई। अंकल उसे और मौसी को अगल बगल लेकर शान से बैठे थे। जैसे ही पिक्चर शुरू हुई उसे लगा जैसे बदन पर ढेरों चींटियां रेंग रही हैं। इंटरवल तक उसने किसी तरह जब्त किया। फिर एक बार जो बाहर गई तो मिन मिन करती गुड़िया का बहाना लेकर वहीं रह गई। बोटिंग वाले दिन भी वही हाल हुआ। अंकल किनारे पर खड़े सबको सहारा देकर चढ़ा रहे थे। जैसे ही रिंकी की बारी आई उन्होंने उसे यूं गोद में उठा लिया जैसे वह भी गुड़िया की तरह नन्ही बच्ची हो। देर तक झुरझुरी होती रही। मुसीबत तो यह है कि मम्मी से यह सब कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी उस दिन सामने वाले अजीत ने गंदी सी बात कह दी थी। मम्मी से शिकायत की तो उन्होंने तड़ से चांटा जड़ दिया। अभी ज़मीन से निकली नहीं और बातें देखो। उसे तो हैरत होती है, मम्मी उसे नौकरों चाकरों से तो इतना बचाती फिरती हैं, फिर बाज वक्त इस तरह से आंखें क्यों मूंद लेती हैं। जिस उम्र ने रिंकी को सपने दिए हैं उसी ने नारी सुलभ संवेदना भी दी है। वह हर स्पर्श की भाषा, हर दृष्टि का अर्थ समझने लगी है। नारी के उसी सहज बोध ने उसे अपने आप को समेट लेना भी सिखा दिया है। मेहमानों के आगमन की खुशी कपूर की तरह उड़ गई थी। अब तो वह बेजारी से उनके जाने की प्रतीक्षा करने लगी। वह बेजारी उसके व्यवहार में भी परिलक्षित होने लगी। रिंकी, अंकल लूडो खेलने के लिए बुला रहे हैं। मौसी, हम अपना होमवर्क कर लें,
देखिए ना कितना जमा हो गया है, आज पूरा नहीं किया तो कल क्लास में खड़ा होना पड़ेगा। रिंकी चलो लेक रोड घूम आए। नहीं अंकल, सहेली के यहाँ जाना है, उससे सवाल समझने हैं। अरे सवाल हम समझा देंगे, पर वह बुरा मान जाएगी। मम्मी भुनभुनाती, वह एक अफसर बने बैठे हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। इधर ये महारानी पढ़ाई का रौब जता रही हैं, नहीं तो 8-8 दिन तक किताब को छूती भी नहीं है। मेहमानों के सामने नाटक हो रहा है। इनके यहाँ आने वाला क्या करे, दीवार से सर फोड़ ले। जिस दिन उन लोगों को जाना था वह जानबूझकर देर से लौटी। घर में पांव देते ही देखा सब लोग तैयार खड़े हैं, बस उसी की प्रतीक्षा हो रही है। मम्मी ने आते ही आड़े हाथों लिया। कहाँ रह गई थी, पता नहीं था मौसी लोग आज जा रहे हैं। वह मन ही मन बुदबुदाई, पता था तभी तो। कुमुद के यहाँ रुक गई थी, एक कॉपी लेनी थी। इतनी ज़रूरी थी वह कॉपी, कल नहीं ला सकती थी। बेचारा दीपक तब से 10 बार पूछ चुका है। मेरी भला से 1000 बार कहा है स्कूल से सीधे घर आया करो। गाड़ी राइट टाइम न होती तो पता नहीं मम्मी का भाषण और कितनी देर तक चलता रहता, पर उतना समय ही नहीं था। रिंकी मुश्किल से यूनिफॉर्म बदल पाई, बस स्टेशन पर वह गुमसुम बनी रही। जिस उमंग से वह इन लोगों को लिवाने आई थी वह कहीं खो गई थी। मम्मी ने सोचा कि मौसी लोगों के जाने की वजह से वह उदास हो गई है। मौसी ने समझा सबके सामने डांट खाने से वह आहत हुई है। उन्होंने कहा भी, दीदी अब बिटिया बड़ी हो गई है, उसे यूं बार बार झिड़का मत करो, अच्छा नहीं लगता। मैडम छुट्टियों में आपको हमारे यहाँ आना है, अंकल ने उसकी चोटी खींचते हुए कहा। जाएगी मेरी जूती। ट्रेन आकर चली जाती है, एक दुस्वप्न बीत गया हो जैसे। सपने रिंकी को अब भी आते हैं। कभी वह निर्जन सड़क पर बस्ता लटकाए जा रही होती है कि पीछे से कोई घोड़ा दौड़ाते हुए आता है और उसे ज़बरदस्ती घोड़े पर बिठाकर उड़न छू हो जाता है। कभी वह मंदिर में हाथ जोड़े खड़ी होती है कि मूर्ति के पीछे से एक रोएदार हाथ बाहर निकलकर उसकी गर्दन दबोच लेता है। वह छत पर नीम की ठंडी छांव में सोई होती है कि पेड़ से कोई टप से कूदता है और उस पर चढ़ बैठता है। नदी के शांत जल में पैर डाले वह सन्नाटे को पीती होती है कि एक मगरमच्छ झपट्टा मारकर उसका पांव पकड़ लेता है। सबकी चीख पुकार सन्नाटे में अनसुनी रह जाती है और वह पानी में धंसती चली जाती है, और हर बार वह चेहरा अंकल का ही होता है। सपने, कच्ची उम्र की व्यथा को व्यक्त करती ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।